नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अशोक वानखेड़े के साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अशोक भाई, 5 फेज के चुनाव हो गए। 25 तारीख को छठे फेज का इलेक्शन होने जा रहा है। चीजें तो अब मतलब मुझे लगता है कि अब हम लोगों को चश्मे की भी जरूरत नहीं है। चीजें बहुत साफ हो रही हैं कि हवा किस तरफ बह रही है। उस हवा को किसी से पूछने की जरूरत नहीं, साफ साफ स्पष्ट है कि चीजें इंडिया गठबंधन के फेवर में चल रही हैं। अब जो मैटर ऑफ डिस्कशन है कि कितनी बीजेपी 200 से नीचे कितना आती है और इंडिया गठबंधन वहां तक पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन उसके अलावा मैं एक चीज आज, क्योंकि उस पर बहुत बातचीत नहीं हुई है और मैं थोड़ा उस पर आपसे शुरुआत वहीं से कर रहा हूं। मुझे एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड आया है कि अ, एक इस सेशन, इस पूरे इलेक्शन के दौरान पार्लियामेंट की सुरक्षा सीआईएसएफ के हाथ में दी गई है। वो सीआरपीएफ और पार्लियामेंट सिक्योरिटी उनको हटाया गया है। फिर एक 20 मई को एक मॉक ड्रिल हुई है जहां हेलीकॉप्टर आया कि कैसे, मतलब ये मैं बहुत पचा नहीं पा रहा हूं कि ये सारे काम बिना किसी कारण के नहीं करते हैं। तो इनके मन में क्या आशंका है, नंबर एक, या इनके मन में यह है कि मैं अगर हारता भी हूं तो कुछ कैपिटल हिल टाइप काम होगा, या इनको डर यह है कि अगर ये कुछ इधर उधर करते हैं तो श्रीलंका टाइप काम ना हो जाए कि मैंडेट के अगेंस्ट अगर ये कुछ काम करते हैं। ये क्यों इस समय एकदम से कर रहे हैं? मैं एक छोटी टिप्पणी आपकी समझना चाहूंगा अशोक भाई, अगर आपके समझ में आया हो। देखिए, मेरे समझ आनंद जी, जो बात हमको समझ में आ रही है वो उनको नहीं समझ में आ रही है, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो भी जान रहे हैं। जी तो आज एक कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता से जब बात थोड़ी वार्तालाप हुई, उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया जो आप जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ नया मॉक ड्रिल वगैरह हो रहा है, वो जैसा ट्रम्प जैसा तो करने का सोच नहीं रहा है। बोले उनके हाँ। दिमाग में ट्रम्प जैसा होगा कि चुनाव हारने के बाद भी कैपिटल हिल से निकलने का नाम नहीं ले रहा था, तो लोगों ने जबरन निकाला। देखिए, दो चीजें मैं स्मेल कर रहा हूँ। मैं कोई जो हमारा काम है, जब जनता के बीच में रहते हैं, बातचीत होती है लोगों का, हमारे पास कोई बैरोमीटर तो नहीं है जिससे पता पड़े कि इतने वोट इसको गिर रहे हैं और इतने वोट उसको गिर रहे हैं। एक ट्रेंड समझ में आता है, जनता की नब्ज समझ में आती है कि जनता क्या चाहती है। ओवरऑल जनता रिप्लेसमेंट चाहती है और जनता कहीं ना कहीं परेशान है। जनता परेशान है, इनके झूठ से परेशान है, महंगाई से परेशान है। जनता इनका कोई भी प्रपोजल लेने को तैयार नहीं। हिंदू मुसलमान राम मंदिर ये सब कुछ लेने को तैयार नहीं। जनता अपनी समस्याओं से ग्रसित है और इनकी जो दादागिरी है उससे बीजेपी के स्वयं नेता परेशान है, संघ परेशान है। तो सब निजात पाना चाहते हैं। ऐसे में यदि ये 370 आ जाते हैं तो फिर ये जनता के गले नहीं उतरेगी। इनको वोट किसने दिया? आपको मैं बताऊं, सबसे पहले चुनाव आयोग के राजीव कुमार को Z+ की सिक्योरिटी क्या देने का मतलब था? चुनाव आयोग को तो पूरे विश्व से बुलाया जाता है। चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त को आपने Z सिक्योरिटी की सुरक्षा इसलिए दी क्योंकि आपको लगता है कि जो गड़बड़ियां हो रही है, गलतियां हो रही है, कहीं जनता का आक्रोश इनको हानि ना पहुंचाए। ये एंटीसिपेशन में पूर्व गृह मंत्री को, पूर्व आर्मी के चीफ को, या जम्मू कश्मीर या नक्सली एरिया में जो गवर्नर होते हैं उनको मैं सब समझ सकता हूँ Z पे सिक्योरिटी। तो तब से जी ये खुटका था कि ये कहीं ना कहीं इस बात की भी तैयारी, क्योंकि देखिए ये लोग इतने इजीली छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि जो 10 साल में इन्होंने नए कुशासन के दरवाजे खोले हैं, उसी दरवाजों से, उन्हीं शस्त्रों से, उन्हीं अस्त्रों से आने वाली सरकारें भी काम करेगी। ये बात तो तय है। अब देश में कोई भी सरकार सत्ता में आए वो ईडी का दुरुपयोग करेगी। ये तमाम स्वायत्त संस्थानों को अपने कब्जे में करेगी और सत्ता में रहने का बरकरार प्रयास करेगी।
तो ये गंध तो फैला गया। मतलब मैंने बोला ना कि बुढ़िया के मौत का डर नहीं, मौत ने घर देख लिया, ये टेंशन का मामला है। जी जी जी। तो अब मैं जो एक्सरसाइज आप बता रहे हैं उसको लेके है चर्चा, है काफी चर्चा है। मैं आज पार्टी के सबसे बड़े नेता ने कहा ये कांग्रेस के, कि क्या कैपिटल हिल में से, जैसा ट्रम्प ट्रम्प इनके दोस्त थे, तो कोई ट्रम्प तो इनके दिमाग में नहीं है, जी हमको तो ऐसा भी लगता है। तो कुल मिलाकर राजनीति में सत्ता आना जाना रहता है। आप विपक्ष में बैठने के लिए डरो मत। आपको क्या होता है कि जो विपक्ष में जाने से डर रहे हो, जी जी फिर सत्ता में आ जाओगे, फिर विपक्ष में आ जाओगे, इसमें क्या है। लेकिन आपको लगता है कि जैसा हमने लोगों को परेशान किया, सब लोग हमको परेशान करेंगे, और परेशान झेलने की ना इनकी ताकत है, ना इनकी अहमियत है, ना ठीक है इनके पास वो माध्यम है। जी। अशोक भाई, मैं दो चीजें पे एक साथ पूछ ले रहा हूं, फिर आप। एक तो एक चीज बहुत स्पष्ट हो गई है कि इस बार या तो मोदी के पक्ष में वो लोग वोट दे रहे हैं, बीजेपी से मतलब नहीं है, मोदी के पक्ष में, या एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो मोदी के विरोध में दे रहा है। वो उसका कहना है मुझे मोदी को हटाना है, इसलिए मैं इंडिया गठबंधन को दे रहा हूं, कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है इससे मेरा मतलब लेना देना नहीं। इस तरह का भी एक वर्ग इस बार मुझे कई जगह नजर आया। और एक वर्ग है जिसको लगता है नहीं मोदी जी। नंबर एक। नंबर दो, आपको नहीं लगता है कि मुझे, जैसे आप जब कहते थे कि नहीं नहीं महाराष्ट्र में बहुत बुरी हालत है इनकी, मुझे ये लग रहा है कि जो उत्तर प्रदेश को जिस तरह का ये अपना एक किला बनाना चाहते थे, मजबूत किला, भाई मोदी जी ने यहाँ किया, सारा एक्सपेरिमेंट किया, हिंदू मुस्लिम किया, राम मंदिर बनाया, डबल इंजन सरकार बनाई, अतीक मारे गए, मुख्तार अंसारी की जेल में मृत्यु हुई, ये सारा कुछ करने के बाद उनको था कि ये उत्तर प्रदेश, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो जो अप्रत्याशित परिणाम आने वाले हैं, वो अगर आप महाराष्ट्र से कह रहे हैं तो उत्तर प्रदेश से भी बहुत ज्यादा उम्मीद है कि अजीब से परिणाम आएंगे जो किसी ने नहीं सोचा होगा, मैंने भी नहीं सोचा होगा, आपने भी नहीं सोचा होगा। तो आपको लगता है कि मामला गड़बड़ा देखिए, गया है? दो चीजें हैं आनंद जी, मैं ये बिल्कुल मानता हूं और इसमें कोई दो मत नहीं है। मेरे मन में तो कोई दुविधा नहीं है, दुविधा कि जो भाजपा को मत मिलेगा वो मोदी का मत है, वो मोदी के नाम का मत है। यदि वो परसेंटेज में कम होता है, डिटोरिएट में होता है, तो आप मान लीजिए कि ये मोदी के ब्रांड का इरोजन है, वो चमक चली गई है। और यदि 370 आते हैं तो फिर मानना पड़ेगा कि मोदी का ब्रांड आज भी चमक रहा है। ये दो चीजें हैं। लेकिन 370 आती कैसी है ये देखिए। 370 फेयर इलेक्शन से आती है कि चुनाव आयोग की मदद से आती है? क्या परसेंटेज बढ़ा बढ़ा के आती है? अब बताइए, हमारे महाराष्ट्र में चंद्रपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में 10% का बढ़ोतरी हुई है परसेंटेज में, जो प्रोविजनल परसेंटेज है ये है। और कहीं ना कहीं जब आपको आपको पता है, ये कहीं ना कहीं विपक्ष इसमें चूक गया। देखिए, विपक्ष चूक गया है। और विपक्ष कहाँ चुका है? विपक्ष यहाँ चुका है कि जहां मुझे लगता है कि एक प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने थे। और प्रिकॉशनरी मेजर कैसे होते हैं? अब डीएमके ने क्या किया, मैं आपको डीएमके के आईटी यूनिट जो है डीएमके का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सेल है डीएमके का, उन्होंने हर बूथ से अपने मैनेजर से, बूथ मैनेजर से फॉर्म 17C का कॉपी मंगाया। और जिस दिन वोटिंग होता है उसके मतलब जैसी कॉपी आती है विद इन 10 मिनट्स पूरे तमिलनाडु में कितना वोट हुआ वो आंकड़ा उनके पास होता है। 17C उन्होंने अपने कंप्यूटर में लोड किया। जिस दिन नतीजे आएंगे तो 17A और 17C का मिलान होगा। वहां जवाबदेही होगी चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग डरता यदि उनको ये पता पड़ता कि आज 17C पे सभी लोग काम कर रहे हैं। कांग्रेस कितने जगह पे सीट पे चुनाव लड़ रही है?
300 सीट पे लड़ रही थी। क्या 300 सीट का डाटा इकट्ठा करना कांग्रेस के लिए मुश्किल था? हर जगह से फॉर्म 17C आता और एक जगह लोड होता, तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना वोटिंग हुआ ये परसेंटेज इनका खुद का अपने पास होता। जब चुनाव का गिनती चालू हो जाती तो 17A जो फॉर्म होता है, 17A और 17C का मिलान होता और नंगा कर देते थे। आज 17C आप लोगों ने साइन किया, आपके पास कॉपी है नहीं है, किसी को पता नहीं। कोई जगह तो 17C सुबह साइन करवा लिए, कुछ जगह एक दिन पहले साइन करवा लेने की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपको, आप किससे लड़ रहे हो, वो किस हद तक नीचता की जा सकता है, उसका काट तो आपको ढूंढना पड़ेगा। यदि आप उस जंगल में जा रहे हो जहां सांप बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो एंटी वेनम इंजेक्शन साथ में रखना पड़ेगा। आप वहां सांप ने डसने के बाद कहोगे कि अरे हमको मालूम ही नहीं था इधर सांप भी काट सकता है, कैसे करेंगे, दवा तो है नहीं, तो मरो। क्योंकि ये चुनाव कई लेवल पे लड़े जा रहे हैं। ये चुनाव समाज में दूरियां पैदा करने के लिए लड़े जा रहे हैं। ये चुनाव सत्ता पक्ष जिनके पास पैसे की बिल्कुल कमी नहीं है और जिसके पैसे के आवागमन में कोई असुविधा नहीं है, दूसरी तरफ विपक्ष जिनके खाते सील है, जिनके नाम से कैश इधर से उधर हो गया तो 4-4 बार चॉपर चेक होता है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कोल्हापुर में उतरते हैं और 8 बड़ी बड़ी बैग सिक्योरिटी वाले निकाल के ले जाते हैं, कोई पूछता नहीं इस 8 बैग में क्या था भाई। एक दिन के प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर कितने कपड़े पे बदलेगा? वहां कोई पूछने वाला नहीं है। फिर चुनाव आयोग का बिहेवियर कैसा है ये पता है। फिर इस पैसे के बलबूते पे आपके लोग खरीदे जाते हैं। आज तो हम फूलपुर के रैली को हम कह रहे थे कि अभूतपूर्व प्रतिसाद है और ये है और वो है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने इसमें एक नया एंगल ढूंढा। उनने कहा कि इतनी भीड़ स्टेज के पास आ जाती है कि आप संबोधन नहीं कर पाते, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आपसे लड़ रहे हैं उन्होंने कुछ अपने लोग घुसा दिए होंगे, ताकि स्थिति ऐसी पैदा करो कि आप भाषण न दे पाओ। उस भीड़ का मजा आप तब लोगे जब आप उस भीड़ को संबोधित करोगे। तो उन्होंने अखिलेश जी को फोन करके बोला कि अखिलेश जी, जहां पे अखिलेश की एक और सभा ऐसे अखिलेश को छोड़नी पड़ी भीड़ के कारण, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी भीड़। तो आपको इसमें भी सोचना चाहिए, क्योंकि आप जिससे लड़ रहे हैं वो इतनी नीचता पे जा सकता है कि आपके भीड़ में 1,000 लोग अपने घुसा के पेड़ वर्कर हो हंगामा कर दे ताकि आप बात ही नहीं कर पाओ। और आज बात खुश हो रहे कि देखो कितनी भीड़ आ गई हमको देखने के लिए। ऐसी भीड़ तो 2022 में भी अखिलेश के रैली में उमड़ा करती थी। याद करिए पूर्वांचल का रोड शो, वो एक्सप्रेसवे का। जी जी, तभी हमने कहा था आनंद जी कि ये जो भीड़ है ये बेरर चेक होता है, इसका रद्दी का भी भाव नहीं मिलता, इसका व्यर्थ जाने पे। ये चेक को बैंक में डिपॉजिट करके आपके अकाउंट में पैसा आना चाहिए, तब चेक की वैल्यू है। तो ये भीड़ मतदान में तब्दील कैसी होगी ये जरूरी है। जी जी जी, मैं अशोक भाई एक इसलिए पूछ लूं क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रोजमर्रा में बात निकल जाती है।
एक और डिस्टर्बिंग चीज हुई है, ये जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज साहब हैं, जब रिटायर हो रहे थे परसों, जस्टिस दास जी, जब वो कहते हैं कि मैं तो आरएसएस में था, फिर वो कहते हैं कि 37 वर्ष मैंने उससे संबंध नहीं रखा, फिर कहते हैं कि आई एम एंड आई वॉज विथ आरएसएस और मैं फिर वापस जाना चाहता हूँ। और उन्होंने बहुत कंट्रोवर्शियल कई जजमेंट भी दिए हैं। उन्होंने लड़कियों को, कम उम्र की लड़कियों पे जब कुछ एक आया था यौन शोषण का, तो उन्होंने कहा था कि भाई ये बच्चियां, आप लोग क्षणिक सुख के लिए आप जो ये सब कपड़े, मतलब इस तरह के वाहियात स्टेटमेंट किए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनको डांटा भी था कि तुम फैक्ट पे बात करो, ये सब वहां पे शिक्षा मत दो। उसी कलकत्ता हाई कोर्ट में एक भाई साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको इलेक्शन कमीशन उनको बैन कर रहा है कि तुम्हारी भाषा इतनी खराब है। ये जुडिशरी को क्या हो गया है? तो बिल्कुल ही आरएसएस इसको साफ करने में, अगर मान लीजिए सरकार बदलती भी है, तो ये साफ सफाई हो पाएगी जो कहता है कि आई एम एंड आई वाज? नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। यदि आप संघ के होते तो क्या आपने कई पॉलिटिकल केसेस में बोल देना चाहिए था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड संघ का है, मैं ये केस नहीं। मुझे भूषण गवई पे इस बात का तो गर्व है कि राहुल गांधी का केस जब उनके सामने आया सर्वोच्च न्यायालय में, तो उन्होंने कहा कि मेरे पिता और मेरा परिवार कांग्रेस से बहुत घनिष्ठ संबंध था। मेरे पिताजी राज्यसभा में थे, मेरे पिताजी लोकसभा में थे, कांग्रेस के गठबंधन में थे, यूपीए सरकार में वो गवर्नर बने 2-2 3-3 राज्यों के। तो उन्होंने तो इस बात को जी स्वीकारा और कहा कि आपको यदि चाहे तो आप अपना बेंच बदल लीजिए। तो क्या इन्होंने कहा कि भाई मेरी विचारधारा संघ की है, आप चाहे तो बेंच बदल लीजिए? जी प्रश्न वही आता है सर कि ऐसे संवैधानिक पदों पे एक विशिष्ट विचारधारा के लोग जब बैठते हैं, तब कहीं ना कहीं फैसलों पे फर्क पड़ता है। एक गुजरात की लॉ सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट आती है, वो कैसे हाई कोर्ट गई, वहां से कैसे सुप्रीम कोर्ट गई, सबको पता है। और उनके बेंच से जो डिसीजंस आते हैं वो आपको दिखता है क्या है। जी और ये जब एविडेंट होता है, कुछ चीजें बिल्कुल दिखाई देती है, साफ दिखाई देती है कि सर्वोच्च न्यायालय का एक बेंच अलग तरह से बिहेव करता है, एक बेंच अलग तरह से बिहेव करता है। न्याय तो वही है, इतनी सोच भिन्नता की क्यों है? मैं 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 अशोक भाई, एक एक और, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी आपसे कई कई अलग अलग विषय पे पूछ ले रहा हूँ, एक हफ्ते भर का बहुत सी चीजें इकट्ठा है। एक भाई साहब पीके हैं, वो पीके इस समय एकदम से फिर आने लगे, उनके इंटरव्यू बीच में शांत थे। अच्छा, 16 महीना जब उनकी यात्रा चल रही थी तो शांत थे, एकदम से वो प्रोजेक्शन हुआ उनका, हुआ, उन्होंने खूब इंटरव्यू दिया 1-1.5 महीना, फिर इलेक्शन शुरू हो गया तो शांत। अब वो फिर शुरू हो गए हैं कि 303 से कम हो ही नहीं सकता है। वो कह रहे हैं महाराष्ट्र यूपी में जो लॉस होगा वो ईस्ट में हम कवर कर लेंगे। क्या क्या बातें देखिए, कर रहे हैं, ये ये पीके क्या चीज ने है भाई? तो तमिलनाडु में भी इनको 10 सीटें दे दी, तब क्या बोलेंगे पीके को? पीके ये पहले दिन से बीजेपी के थे, वो हमेशा बीजेपी के हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको समय समय पे यूज करती रहती है। और शुद्ध मुंबई की भाषा में कहूं तो वो सुपारीबाज व्यक्ति है। जब भी सुपारी लेते हैं वो सुपारी बजाते हैं। ये मेरी व्यक्तिगत राय है उनके बारे में। और हर जी आदमी को अधिकार है भाई, किसी को यदि बीजेपी का ही काम करना है तो अधिकार है। लोग हमको कहते कि तुम कांग्रेसी हैं, अब उनको भी अधिकार है हमको कहने का कांग्रेसी। ये बात अलग है कि जो कांग्रेस पे हम बोलते हैं तो वो कहता है कि इसके बीच में का संघी कभी कभी बाहर आ जाता है। तो मेरे में कई बार मैं इतना मल्टी फेशियल हो जाता हूँ कि रात को मैं सोते समय सोचता हूँ कि एक्चुअली मैं हूँ क्या। सुबह मैं बीएसपी का था, दलित एक्टिविस्ट था, फिर बीच में वामपंथी हो गया, फिर कांग्रेसी हो गया और रात को संघी हो गया। तो समझ में नहीं आता क्या करूं, क्योंकि जो गलत है यदि उसको गलत कहना, ये हम तो पत्रकारिता में है, पीके पत्रकार नहीं है, वो एक मैनेजर है, वो पोल मैनेजर है बेसिकली। इलेक्शन मैनेजमेंट का एक उनका एक है, विधा है उनकी, और वो काम करते हैं। अब ये लोग अक्सर, क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, क्रिकेट पे लिखते लिखते आदमी क्रिकेट प्लेयर ही बन जाता है।
लेकिन क्रिकेट जी पे लिखना और क्रिकेट खेलना ये दो भिन्न बातें हैं। हम पॉलिटिकल कमेंटेटरी करते हैं आनंद जी, आपके जीवन में आप ऐसे व्यक्ति हो कि जो पत्रकारिता में भी हो, लेकिन आपने एक पॉलिटिकल लाइफ भी जिया है। हमने वो पॉलिटिकल लाइफ कभी जिया नहीं। कसम भगवान की, अरे कारपोरेटर का चुनाव भी मैं जीत नहीं पाऊंगा, मैं बता रहा हूं। वो नहीं है हमने भाई, जी वो नहीं है। हाँ, लेकिन पॉलिटिक्स में हम कमेंट कर सकते हैं, सही क्या गलत क्या है बता सकते हैं। शेयर मार्केट पे जी अच्छा आदमी जो लिखता है, वो किसी दिन इन्वेस्ट करके बताए मुझे कमाया उसने। जी जी मैं जी बिजनेस जर्नलिज्म से आता हूं। जी जी शेयर जी मार्केट से लिखने वाला आदमी खुद कभी इन्वेस्ट करेगा तो वो डब्बा ही खाएगा, घाटा खाएगा। तो ये हर एक की विधा है, वो ब्रोकर ही कर सकते हैं, वो पॉलिटिकल ही कर सकते हैं। तो इसीलिए राहुल गांधी जी के साथ भी जब हम सब बैठे थे तो आपने भी कहा था कि, तो मैंने बोला राहुल गांधी को क्या सजेशन दे। हम ये तो नहीं बोल सकते कि आपको चुनाव कैसा लड़ना चाहिए। अरे भाई ये तुम लड़ रहे हो, ये बड़ी बात है, हमको दूर रखो। हाँ, गलत क्या हो रहा है सही क्या हो रहा है हमें बोल सकते हैं, वो आप जानो। इसके बाद भी कई बार जो गलत दिखाते हैं वो भी एक पर्पज के लिए दिखाते हैं। हाँ बिल्कुल ये बहुत पॉलिटिशियन बहुत शातिर होता है, वो आपके मुंह से कोई जी चीज कहलवा के अपना उल्लू सीधा कर लेता है। तो नहीं नहीं पीके वो को लगा अशोक कि वो मैनेजमेंट करते करते खुद नेता बन गए। बन गया है बन गया। अरे पीके की भी औकात होती है, और इतना समझता पीके तो चुनावी लड़ लेता। इस बार लोकसभा में हुंकारी भरता, अपनी पदयात्रा वदयात्रा कर ली थी। पैसे की तो कमी नहीं उनके पास। लेकिन पीके भी जानता है जो मैं जानता हूं। अब हुआ क्या, मेरे पास भाई जिस दिन मेरे पास 100-150 करोड़ रुपए आ जाएगा, उस दिन 4 मूर्ख मेरे पास भी जमा होंगे पैसे के चक्कर में, और वो भी बता देंगे कि अशोक भाई आपके एक एक भाषण से आप किसी को चुनाव जितवा सकते हो यार, खुद लड़के देखो। क्योंकि उसको मेरे में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पास जो पैसा है उसमें इंटरेस्ट है। फिर मेरे 100 करोड़ रुपए खर्चा करवा देंगे, इंडिपेंडेंट लड़वा देंगे, डिपॉजिट जब्त हो जाएगा मेरा। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। तो पीके को ये सुपरिवाज इंटरव्यू है, ये इंटरव्यू करवाए गए जी ताकि बाकी बचे हुए दो फेजेस में ये परसेप्शन लोगों के बीच में जाए कि आएगा तो मोदी ही। जी जी ये वो नहीं फेंस सीटर पे बैठे 2-3% के स्विंग के लिए है, आएगा तो मोदी ही, जो बार बार कहलाते हैं भाई आएगा तो मोदी ही, आएगा तो मोदी ही। और कुछ लोग बोलते हैं कि भाई जाएगा भाई तो मोदी ही। ये 2 लाइनें हैं। कॉमन हो गई है। नहीं मैं हम अशोक ये भाई नहीं एक चीज कहते कि इसलिए मोदी कह रहा हूँ। जाएगा या मोदी आएगा, हम ये कहते हैं कि बीजेपी, हम तो मोदी नहीं, हम तो बीजेपी को मानते हैं। हाँ क्योंकि हाँ मोदी एक फिनोमिना है, बीजेपी में उभरा है। फिर कल अटल जी भी ऐसे ही उभरे थे, अडवाणी अटल जी का भी युग था, ये मोदी का भी युग है, ये भी चला जाएगा, कोई दूसरा युग आ जाएगा। बीजेपी आएगी क्या सत्ता में अपने बलबूते पे आएगी, या नई एनडीए का गठन करके आएगी, या इंडिया गठबंधन के लिए रास्ता दे देगी। एक ये भी हो सकता है कि सरकार बनाने की स्थिति में होते हुए भी नहीं बनाएंगे सरकार, बोलेंगे पहले जी इंडिया को सरकार बनाने दो और ये 1 साल में सरकार गिरने दो, फिर हम आएंगे फुल फ्लेज 400 के साथ। अलग अलग जगह पे, अलग जी अलग विधा पे, अलग अलग लोग, सोच के लोग अलग अलग विचारधारा करते हैं। तो पीके का इंटरव्यू ये जी एक बीजेपी का इंस्ट्रूमेंट है, बीजेपी का जी ही सेल है, ऐसा मुझे लगता है पीके। जी अशोक भाई मैं एक चीज और कह दूं। मैं इसलिए कहूं कि हम सब लोग पिछले 2-3 महीने से हमको लगता था कि भाई राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव जरूर लड़ना चाहिए या अमेठी छोड़ के नहीं जाना चाहिए। सार्वजनिक जगह पे हम अपने चर्चा में कहते थे, हम अपने डिस्कशन में कहते थे, हम जो भी अगर कोई मिलता था उससे। लेकिन आप जैसा कह रहे हैं ना कि वो हमसे ज्यादा समझता है, वो मतलब वो पार्टी के लोग, पॉलिटिकल लोग जाते। जब अब स्ट्रेटेजी निकल के आई तो बिल्कुल समझ में आ गया कि बिल्कुल उसने ठीक काम किए कि रायबरेली से खुद, अमेठी से खुद, इससे अच्छी स्ट्रेटेजी हो ही नहीं सकती थी अगर एक बात वैसे सिंपल सी सोचिए। आनंद जी, कांग्रेस कैसा चुनाव लड़ेगी ये बीजेपी तय नहीं करेगी। जी जी ठीक है, जी और बीजेपी तय करने का प्रयास करती है। प्रियंका को आगे बढ़ना नहीं देना चाहता है,
अरे इतनी चिंता आपको कांग्रेस में प्रियंका जी की, उनके पति को लेके आप घंटों बात करते थे, घंटों उनको एजेंसियों के सामने रगड़ दिया आपने, और प्रियंका जी के लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर आपका कि प्रियंका जी को आगे पॉलिटिकल आगे नहीं आना देना चाहती, इसलिए भाई ने बहन का टिकट काटा। अरे ये तो भाई बहन का झगड़ा है। आपके यहाँ तो पितृतुल्य अडवाणी जी को घर बिठा दिया जबरन, जबरिया रिटायर्ड कर देते आपके यहाँ तो। 75 के नाम से आपने कई नेताओं के विचारों के जिंदगी बर्बाद कर दी, घर बिठा दिया। आप अपने गरिमा में झांक के देखे पहले, फिर कांग्रेस को ज्ञान दे। अभी मोदी जी कहीं गए नहीं बेचारे, मोदी जी के बाद का स्ट्रगल चालू हो गया। मैं अशोक भाई चलते चलते एक सीरियस इशू पे खत्म करना चाह रहा हूँ। आपने आपके न्यूज लॉन्चर ने भी किया, उस पर स्टोरी मतलब इंटरव्यू किया, मैंने भी किया। बनारस में एक डॉक्टर ओम शंकर है, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजी हैं, और वो एक जो बना हुआ हॉस्पिटल है जिसमें 400 करोड़ से बना है, जिसमें उनके लिए नहीं मतलब उनके विभाग के लिए एलोकेटेड बेड है, उसके 41 बेड के लिए आमरण अनशन कर रहे हैं। आज 13 दिन हो गए हैं। अब मतलब हम आपसे इसलिए बात कर रहे हैं कि हमारी आपकी मैं जब उनसे कल बात कर रहा था तो मुझे आत्मग्लानि भी थी और गिल्टी कॉन्शियस भी था। मुझे लग रहा था कि भाई मतलब एक व्यक्ति हमारे और आपके लिए लड़ रहा है, ये जो बनारस के एमपी होके बनारस के होके कान में जू नहीं रेंग रही। भाई कोई एक व्यक्ति नहीं जाके कह रहा है कि भाई उठ जाओ, करेंगे, कुछ करेंगे, दे दीजिए, कुछ नहीं। मतलब वो जो एटीट्यूड है कि मर रहा है मरो। जो इंसान 700 किसानों के मरने पे ये कहता है कि मेरे लिए मरे क्या, उस इंसान से किसी भी मानवतापूर्ण चीज की या मानवीय पहलू पे वो बात करेगा, ऐसी अपेक्षा करना अपने आप को मूर्ख घोषित करना। उसी दिन प्रधानमंत्री का दिल समझ में आ गया कितना बड़ा है, मानवीय संवेदना कितनी है प्रधानमंत्री जी को ये पता पड़ गई है। इसलिए जब वो गंगा माँ ने बुलाया और किसी का भी नाम से जब आंसू बहाते हैं तो मैं हंसता हूं, विरोध के लिए नहीं हंसता, मैं उनके बेहतरीन एक्टिंग के लिए हंसता हूं कि मेरे देश का सर्वोच्च नेता कितना बड़ा अभिनेता है, क्या प्रैक्टिकली बिना ग्लिसरीन के आंसू निकालता है। क्योंकि जो पुलवामा में सत्ता के लिए शहादत करवा दे, बकौल गवर्नर, तत्कालीन गवर्नर मलिक साहब करवा दे या होने दे, जो भी हुआ है, जो 700 किसानों के मौत पे कहे कि मेरे लिए मरे क्या, आपके लिए क्या होता है प्रधानमंत्री जी? आप कौन हैं? आप प्रधानमंत्री हैं, 143 करोड़ ये आपका परिवार है। आपने कहा मेरे वारिस 143 करोड़ लोग हैं। तो ये किसान पाकिस्तान या बांग्लादेश के नहीं थे, ये किसान आपके थे, आपके वारिसों में से एक थे। बीएचयू में जो लड़की के साथ आपके पार्टी के लोगों ने व्यभिचार किया, वो बेटी आपकी थी। यदि हम सब आपके वारिस हैं तो वो बेटी आपकी थी। जिन बेटियों का शारीरिक शोषण करके जूतों के तरह रौंदा गया दिल्ली पुलिस द्वारा, वो खिलाड़ी, महान खिलाड़ी, देश का सम्मान बढ़ाने वाली बेटियां आपकी बेटियां थी। जो पिता अपने बेटी की इज्जत लूटने पे एफआईआर तक दर्ज नहीं करवा सकता, उसके लिए बेटी को सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ता है। थू है ऐसे बाप पे, थू है ऐसे अभिभावक पे। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो है 143 करोड़ लोग मेरे वारिस हैं, 143 करोड़ लोग मेरा परिवार है। झूठ बोलते हैं आप परिवार इस शब्द का मजाक उड़ाते हैं, वारिस इस शब्द का मजाक उड़ाते हैं। ये देश आपको चाहता है, दिल से भरभरा के दिया है। इस देश ने किस चीज की कमी करी है आपको? और आपने देश को क्या दिया? व्यभिचारियों को संरक्षण, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण,
हिंदू मुसलमान, बुरा लगता है आनंद जी। इस देश में हम भी हैं, किसी को तो बोलना पड़ेगा। भ्रष्टाचार के तले दब के लोग नहीं बोलते, या पैसे के लालच या राजनीतिक लाभ के लिए लोग नहीं बोलते होंगे, लेकिन पैसा, भ्रष्टाचार, लालच यदि आपके पौरुषत्व को ग्रहण लगाता है तो थू है सब बातों पे। कहीं ना कहीं आपको एक इंसान होने का भी सबूत देना होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने से आप बड़े नहीं होते। आप बड़े होते उन बेटियों के टेंट में जाके उनको गले लगाते और बोलते मेरी बेटियों के साथ व्यभिचार हुआ, मैं तुम्हारा पिता खड़ा हूं, मैं देखता हूं उस नराधम को क्या हुआ। लेकिन आप उसके बेटे को टिकट दे रहे हैं। सैकड़ों महिलाओं की इज्जत के साथ खेलने वाला वो रेवन्ना, रेवन्ना, आपको उस महिलाओं की चिंता नहीं है। सैकड़ों महिलाओं का व्यभिचार का जीवन उद्ध्वस्त हो गया, उसकी चिंता नहीं है। आप कहते कि इसमें विदेशी हाथ है, कि चुनाव के समय ये टेप लीक क्यों हुई, ये सीडी लीक क्यों हुई, ये क्लिपिंग्स लीक क्यों हुई। आपको समय और क्लिप लीक होने की चिंता है। आपको व्याभिचारी की चिंता नहीं है, उन महिलाओं की चिंता नहीं है। तो यदि आप रेवन्ना के प्राइम मिनिस्टर है, यदि आप रेवन्ना के ही आपका परिवार है, यदि रेवन्ना ही आपका वारिस है, तो फिर हम आपको प्रधानमंत्री क्यों माने। जी जी। तो ये सब जनता देख रही है, जनता सुन रही है जी। और अशोक भाई, मैं एक इस नोट पे लोगों से, मुझे ऐसा लगता है कि आप प्राइम मिनिस्टर हो जाइए, प्रेसिडेंट हो जाइए, सीईओ हो जाइए, लेकिन पहले एक अच्छा इंसान होना जरूरी है। और डॉक्टर ओम शंकर वाले उसमें मतलब मैं भी उस आत्मग्लानि से हूं, और हम सब लोगों को अपने अपने हिस्से की नहीं, आत्मग्लानि होती है। उस उम्र में एक डॉक्टर, क्या आप आज बड़ा फुल पेज का एक विज्ञापन आता है दिल्ली के अखबारों में कि हम 70 साल के बुजुर्गों को इतने लाख का हम ये करवा देंगे। अरे तुम क्या करवाओगे, बुजुर्गों का छोड़ो, एक बुजुर्ग बैठा है कभी उसके और आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का है, और वो अपने लिए नहीं मांग रहा है बेचारे, वो सिर्फ बेड मांग रहा है अपने डिपार्टमेंट। यदि ये प्रधानमंत्री वो दे नहीं सकता तो फिर ये प्रधानमंत्री बनारस के लोगों को मतदान भी मांगना नहीं चाहिए। नैतिकता नहीं है आप में मतदान मांगने की। और फिर बनारस के लोगों ने इनको क्यों वोट देना चाहिए। सिर्फ ये वो लाखों की गाड़ी में घूमे, लाखों का सूट पहने इसलिए, या ये कहे गंगा माँ ने बुलाया इसलिए। 143 करोड़ तो इस देश में रहते हैं और सैकड़ों करोड़ बाहर रहते हैं। वो भारत के ओरिजिन को, जो भारतीय नहीं है, जो हिंदू नहीं है लेकिन हिंदू संस्कृति की इज्जत करता है, वो भी गंगा देखने आता है, वो भी गंगा का बेटा है। इस पृथ्वी पर जो इंसान है वो हर आदमी गंगा का बेटा है, चाहे किसी भी धर्म का हो। गंगा ने कभी ऐसा अपने आप में ये नहीं किया कि तू हिंदू है और तू मुसलमान है और तू शेड्यूल कास्ट और ओबीसी है। गंगा के पास रिजर्वेशन नहीं था। तो गंगा के आप बेटे हो तो हुजूर हम भी बेटे हैं, और वो भी बेटे हैं जो अनशन पे बैठे हैं, और वो भी बेटे हैं जिनके लिए हॉस्पिटल के इलाज के लिए बेड चाहिए। वहां पाकिस्तान और बांग्लादेश और मंगल ग्रह से लोग नहीं आने वाले। जो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में आदमी स्थिति देख नहीं सकता, उससे क्या अपेक्षा की जा सकती है। ये बनारस के लोगों को सोचना है। जी जी जी। अशोक भाई, थैंक यू सो मच अशोक भाई ज्वाइन करने के लिए। और अगले हफ्ते तक तो मेरे ख्याल में करीब करीब पूरी स्थिति सामने, छठे चरण का चुनाव, और जो मेरे हिसाब से इस चरण में सबसे ज्यादा झटका इस चरण में लगने वाला है, कम से कम उत्तर प्रदेश से 14 सीटों में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।